मेरा सवाल ये है कि आपका मैम फेवरेट नेता कौन है? बाहर का कोई नेता बता सकते हैं, देश के बाहर का? मुझे स्मृति ईरानी बहुत अच्छी लगती हैं। केजरीवाल के बारे में क्या सोचती हैं? मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप दिखती बहुत सुंदर हैं और आपकी आंखों की बहुत तारीफ सोशल मीडिया पर मैंने देखी है। डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सलोनी खन्ना के साथ मैंने एक स्पेशल पॉडकास्ट किया, वो मैंने आपको दिखाया। डीयू की प्रोफेसर हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मॉक इंटरव्यू करती हैं। बहुत खास वो पॉडकास्ट था और उसके बाद मेरे न्यूज रूम के सहयोगियों ने कहा कि हमें भी उनसे सवाल पूछने थे। तो फिर अब वो न्यूज रूम में मौजूद हैं और मैं माइक पास कर रही हूँ अपने सहयोगियों के पास। एक एक करके वो सवाल पूछेंगे और सीधा जवाब देंगी सलोनी खन्ना। अनुपम सर, आपसे शुरुआत करूंगी। जी, हाय, मेरा नाम अनुपम है। मैं आपसे एक दो चीज़ें समझना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या फिल्मों में जो दिखाया जाता है बिल्कुल उसकी तरह जो मॉक टेस्ट होता है, जो रियल टेस्ट होता है, वो उतना आसान होता है? दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? क्या आप हमारी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं यूपीएससी में, या आप ये देखते हैं कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, या आप ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है उसके पास नॉलेज कितनी है? इन तीनों में से किसको प्रमुखता दी जाती है? जो आपका पहला सवाल था कि जो मूवीज में दिखाया जाता है या वीडियोस में दिखाया जाता है, क्या इंटरव्यू वाकई में उतना आसान होता है? तो मुझे तो लगता है कि मूवीज और वीडियोस में ज़्यादा मुश्किल दिखाया जाता है। एक्चुअल में जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है यूपीएससी में, वो इससे काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जब हम इसको आसान बोलते हैं, आसान से मेरा मतलब ये है कि वो एक कॉन्वर्सेशन होता है, वो एक वार्तालाप होता है जिससे कि आपकी पर्सनालिटी को समझा जा सके। कहीं भी उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको नीचा दिखाया जाए या आपको एक ऐसी हॉट सीट पर बिठा दिया जाए जिसमें आपसे मुश्किल ही सवाल पूछे जा रहे हैं और आप एम्बेरस हो रहे हैं ताकि वो वीडियो चले या लोग देखें, या आपके जो पर्सनालिटी है उस पर कोई डाउट किया जाए। तो जो असल में इंटरव्यू होता है वो एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें केवल प्रयास होता है आपकी पर्सनालिटी को समझने का। अब आपने पूछा तीनों चीज़ों में से क्या प्रायोरिटी होती है, नॉलेज, डिसिप्लिन, पर्सनालिटी। तो नॉलेज डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं होता है, क्योंकि आपकी नॉलेज को मेंस में टेस्ट कर लिया गया है, प्रीलिम्स में टेस्ट कर लिया गया है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरी हॉबी है कि मैं हॉकी खेलना पसंद करता हूँ, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि हॉकी का कैप्टन कौन है इंडियन टीम का। या मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरी हॉबी है कि मैं पेंटिंग करना पसंद करता हूँ, पर आपको यही नहीं पता कि एक्रेलिक कलर और वाटर कलर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब जो सवाल हैं ये आपकी इंटीग्रिटी को टेस्ट करते हैं। जब हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं तो पर्सनालिटी में ना केवल ये कि आपसे बात करना कितना आसान है, कि आप उसी मोमेंट पे सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे, लेकिन ये सब भी देखा जाता है कि आप कितने ईमानदार इंसान हैं, आपके व्यक्तित्व में कितनी इंटीग्रिटी है, आपने लाइफ में जो अचीव किया है वो कैसे अचीव किया है, सही तरीके से या खराब तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को मोटा मोटी टेस्ट किया जाता है। हेलो मैम, मेरा नाम सृष्टि है। हाय सृष्टि। मेरे एक जानने वाले हैं, रिलेटिव, बहुत मतलब मेरे रिलेटिव हैं, वो यही मुखर्जी नगर से यूपीएससी का तैयारी कर चुके हैं, लेकिन हार मान के चले गए थे, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि पहली बार में लोग निकाल लेते हैं। हार मान के चले गए और आज के डेट में वो पछता रहे हैं कि वो क्यों हार माने, क्योंकि मे बी शायद ट्राई करते तो निकल जाता उनका। ऐसे ही कई स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार में हार मान जाते हैं, लेकिन शायद अगर वो आगे चल के ट्राई करे तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, नज़ारा बदल सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कुछ मोटिवेशनल बात कहेंगी जिससे वो हार ना माने आगे ज़िंदगी में? देखिए, ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव है कि लोग पहले अटेम्प्ट में ही गिव अप करके चले जाएं। ये जो एग्ज़ाम है ये पहले अटेम्प्ट के लिए बना ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एफर्ट देना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो सोचते हैं कि 6 महीने में ही तैयारी करके दे देते हैं, ये एक बार देकर देखते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप ये याद रखें कि ना ये एग्ज़ाम 6 महीने में हो सकता है और एक अटेम्प्ट इसके साथ जस्टिस नहीं करता है। ये अलग अलग हो सकता है सबके लिए, पर मुझे पर्सनली लगता है कि मिनिमम 2 से 3 अटेम्प्ट्स आपको देने ही चाहिए इस एग्ज़ाम को, तभी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने इस एग्ज़ाम के साथ जस्टिस किया या नहीं किया। और बची बात उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी गिव अप करके चले जाते हैं, तो एक शायरी जो मैं अक्सर अपने आप को भी मोटिवेट करने के लिए सुनती हूँ और पढ़ती हूँ, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी।
डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप ट्राई कीजिए, आपकी हार नहीं होगी अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट्स डाले हैं तो। क्यों अपने आप को एक ही अटेम्प्ट में जज कर लेना और गिव अप कर देना। अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी और मंजिलें हैं जो आप पा सकते हैं। तो अपने आप को कम में मत आके ज़्यादा में आंक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी अच्छी शायरी सुनाइए, अगले सवाल पर जाने से पहले तालियां बजा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पास कर देना। हाय मैम, मेरा नाम शबनम है। मेरा सवाल ये है कि पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप दिखती बहुत सुंदर हैं और आपकी आंखों की बहुत तारीफ सोशल मीडिया पर Thank मैंने you. देखी है। तो इसी के साथ जितना सरल तरीके से आपने जवाब दिया और आप बहुत सौम्य तरीके से भी दिखती हैं, लेकिन जब आप मॉक इंटरव्यू में होती हैं उतने ही कड़े तेवर में होती हैं। क्या इससे स्टूडेंट पे प्रेशर फील नहीं होता? होता होगा, लेकिन आप समझिए यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव आपको टेस्ट करना नहीं है। यहाँ मैं आपसे मिली हूँ, ना ही मुझे आपको नंबर देना है, ना ही मुझे आपको बताना है कि आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करें। मॉक इंटरव्यू में हम जो भी करते हैं वो इंटरव्यू की ज़रूरत होती है, वो इंटरव्यू की नीड होती है, इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा होता है इसलिए मैं मुश्किल सवाल पूछ लेती हूँ। इंटरव्यू एक सीरियस बिजनेस है, वहाँ पर मस्ती मजाक इसका स्कोप बहुत कम होता है, तो वहाँ सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है। और आइडिया ये है कि मैं आप पर 1000 किलो वजन डालकर और आपको टेस्ट कर लूं, ना कि 1 किलो डालकर और छोड़ दूं। मतलब आप समझ रहे हैं, जब आपको बचपन में मॉक टेस्ट दिए जाते थे या क्लास टेस्ट होता था बोर्ड से पहले, हम सब ने 10वीं बोर्ड के पेपर दिए हैं। क्यों ऐसा होता है कि प्री बोर्ड ज़्यादा मुश्किल होता है और बोर्ड का पेपर आसान होता है? तैयारी करवाई जाती है मुश्किल पेपर की, ताकि अगर आसान आ भी जाए तो वो तो आप कर ही लेंगे। तो इसीलिए मॉक इंटरव्यू में हम पूछते हैं थोड़े मुश्किल सवाल, या थोड़ा ज़्यादा स्टर्न होकर, या आपको अनकंफर्टेबल करके, क्योंकि अगर उससे आसान आया तो आप कर ही लेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मुश्किल आ गया तो उसकी तो आपने तैयारी की ही नहीं है। तो उसका भी ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट प्री बोर्ड जैसा ही होता है कि आपको तैयारी मुश्किलों की कराई जाए, और फिर अगर आसान आ गया तो आप उस पर छक्का मार ही देंगे। मेरा नाम नियाज है। मेरा सवाल ये है मैम कि जब आप मॉक इंटरव्यू लेती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स में होती है वो क्या आती है? या तो पर्सनालिटी के लिहाज से या फिर नॉलेज के एतबार से, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो क्या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और किसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए? देखिए, हम हर साल करीबन 1000 लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। पर्सनालिटी अच्छी होती है, नॉलेज भी होता है, लेकिन जो माध्यम है उनका, वो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। अगर लैंग्वेज आती भी है तो कॉन्फिडेंट नहीं है उसमें कम्युनिकेट करने में। बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी में उन्होंने पढ़ाई की, अंग्रेज़ी में प्रीलिम्स दिया, अंग्रेज़ी में मेंस दिया, लेकिन बोलने में कंफर्टेबल नहीं है। आईआईटी के बच्चे, आईआईटी बॉम्बे के बच्चे होंगे जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम निकाला है, आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स कर लिया है, लेकिन इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि वो हिंदी बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं है। तो जब उन्हें एक माध्यम चुनना होता है, जो कि या तो अंग्रेजी होगा या हिंदी, वो चूज ही नहीं कर पाते। वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो अंग्रेजी माध्यम चुनेंगे तो क्या उसमें हिंदी के वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हिंदी माध्यम चुनेंगे तो क्या उसमें अंग्रेजी के वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने आता है जब हम एस्पिरेंट्स को। खासकर मैम हम जब बिहार के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जिस परिवेश से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन को लेकर के थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा लैकनेस दिखती है। तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? ऐसे स्टूडेंट्स जो गांव से आ रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा अब शहर में वो रहे नहीं है, हालांकि नॉलेज है लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित है। मुझे लगता है इंडिया के मैं बहुत बिहार से आता हूँ इसलिए। अच्छा, बहुत सारे रूरल एरियाज से जितने भी लोग आते हैं उनको ये स्ट्रगल रहता है। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो बच्चे आईआईटी तक चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कम्युनिकेट कर पाए। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये कॉन्फिडेंस जो है कम्युनिकेट करने का कैसे बिल्ड हो सकता है। देखिए, ये एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। ना मैं आपको कोई एक सलाह दे सकती हूँ जिससे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और ना ही कोई और। अगर कोई क्लेम भी कर रहा है तो प्लीज उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आपका ये जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक स्टेज पर रीच कर जाएंगे कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं ठीक ठाक बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरे एक दोस्त हैं जो अभी सर्विस में हैं, और उन्होंने 6ठे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया एग्जाम। 6 इंटरव्यूज दिए, हर बार प्रीलिम्स और मेंस हो जाता था, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स कम रहते थे। उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर थी, नोएडा के किसी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी और किसी गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन रहा उनका, तो अंग्रेजी कमज़ोर थी और उसको लेकर हीन भावना थी मन में कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो उन्होंने बहुत सारी अंग्रेजी की मूवीज़ देखना शुरू किया,
किताबें पढ़ना शुरू किया, जो दोस्त कंफर्टेबल थे इंग्लिश में उनसे बात करना शुरू किया। तो मतलब ये जो आपका मर्ज है, इसकी दवा आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक पिल मिल जाएगी या कोई और आकर आपके कम्युनिकेशन को अचानक से इम्प्रूव कर देगा। थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते रहिए अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का, और अपने आप को समय दीजिए, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन एफर्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, तो वैसे वाली बात है। हेलो मैम, मेरा नाम कृष्ण कांत है। मेरा क्वेश्चन है कि लोग जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन रिटर्न में तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका कॉन्फिडेंस बड़ा कम होता है, तो उनके लिए कोई कुछ सुविधा? देखिए, नहीं, जैसे होता है ना कि पेपर में रिटर्न में तो वो 90+ ले आएंगे, लेकिन इंटरव्यू में वो उनके नंबर बहुत कम होते हैं, तो वो तो फेल हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमें हमेशा से सिखाया यही गया, किताबों से रट लो और उसके बाद शीट्स भर दो, और जितनी ज़्यादा शीट्स भरेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला, कॉन्फिडेंस वाला एस्पेक्ट है, इस पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन या एक साल में बिल्ड हो जाती है, ये ओवर टाइम ही बिल्ड होती है। तो जो आपने कहा कि जो लोग मेंस में अच्छा करते हैं और इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ टिप्स ये रहेंगे कि सबसे पहली चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, ताकि आपको समझ आए कि आप क्यों डरते हैं। आपका वो जो डर है, आप उससे बाहर निकल पाएं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब ऐसा आप कितनी भी क्रिकेट पर बुक्स पढ़ लें, लेकिन जब तक आप खेलने नहीं जाएंगे फील्ड में, तब तक आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं ना। तो ये वैसा ही है, आपने किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन जब तक आप फील्ड पर नहीं जाएंगे और रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पीयर्स में, सर्कल में बहुत सारे लोग मिरर एक्सरसाइज भी करते हैं कि आप शीशे में खुद से देखकर बात कीजिए। देखिए, अगर आपने मेंस में अच्छा किया तो आपको ये पता है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आप इतने मंद तो नहीं होंगे कि आपको आइडिया ही ना हो कि किस तरह के सवाल होंगे। तो खुद ही अपने इंटरव्यूअर बन जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। मेरा सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो मैं ठीक है। पहले ही डर गई हूँ। अदरवाइज आरक्षण का मुद्दा आजकल बहुत चरम पर है जी। और एक यूपीएससी के एग्जाम में भी, सिविल सर्विसेज में भी जो आरक्षण का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठता है। जी। किसी को 31 साल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, किसी को 37 साल 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। इस पे आपका क्या नोट है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि बोर्ड का जो मूड होता है, वो इंटरव्यू देने जो आते हैं कैंडिडेट, उन पे क्या असर पड़ता है? मतलब हो सकता है कि कभी आप अच्छे मूड से बैठे हो, कभी हो सकता है कि लड़ाई करके आए हों। क्योंकि एक किस्सा इससे जुड़ा हुआ, मैं किसी को देख रहा था, तो वो गए किसी के बोर्ड में इंटरव्यू देने, वो पसंद नहीं आए, उन्होंने बोला कि आप जाइए। उन्होंने क्यों? मेरे पास 30-40 मिनट में बैठा रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ना बोर्ड कुछ बोल रहा है, ना कैंडिडेट कुछ बोल रहा है। 30 मिनट 40 मिनट जो भी टाइम मिलता है, उसके बाद बोर्ड ने कहा कि आपका टाइम हो गया, अब आप जाइए। तो क्या असर ये पड़ता है बोर्ड के मूड का, या आपका मूड कैसा है कैंडिडेट? और एक सवाल ये है कि जब कैंडिडेट आता है इंटरव्यू देने, तो आप लोगों को कुछ अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई ये है, इसका तो सिलेक्शन आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए एक साथ। 3 सवाल है, मैं एक एक करके सबका जवाब देती हूँ। सबसे पहले आरक्षण वाली जो आपने बात की, कि कुछ लोगों को केवल 32 साल तक का समय मिलता है, कुछ लोगों को 37 साल तक का समय मिलता है और 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। लेकिन हम इन कुछ लोगों को सिर्फ कुछ लोग देख रहे हैं। आप भूल गए, जो ये कुछ लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका शायद हाथ या पाँव नहीं है या देख नहीं सकते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ जाति को लेकर भेदभाव अभी से नहीं, करीबन सदियों से होता आ रहा है। मतलब 100-200 सालों से होता आ रहा है। तो जहां तक बची बात आरक्षण की, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेस थी, जो एक रेस होनी चाहिए थी, उस रेस की स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं थी कभी भी। तो क्योंकि स्टार्टिंग लाइन अलग है, इसीलिए अगर हमें सबको बराबरी देनी है या सबको एक लेवल पर लाना है, तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हेल्पिंग हैंड देना ही पड़ेगा। उस रेस में उन्हें एज देना ही पड़ेगा। अब आप कहें कि इसको तो आपने 4 पहिए दे दिए रेस के लिए, और दूसरे वाले को बोल रहे हैं कि 2 पैरों पे दौड़े, तो वो जो 2 पैरों पर दौड़ रहा है वो सक्षम है 2 पैरों पर दौड़ने के लिए, और उसकी स्टार्टिंग लाइन बहुत आगे की है, उसको केवल 100 मीटर दौड़ना है। लेकिन जिसको 4 पहिए दिए हैं, उसको 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो इसलिए उसको 4 पहिए दिए गए हैं। और हम इंडिया में, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक कैपिटलिस्टिक स्टेट हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं
और उसमें से 2 लोग कमजोर रह जाएं, तो क्या आपका परिवार फल फूल पाएगा? आप खुश रह पाएंगे? नहीं रहेंगे। आपको लगेगा उन 2 लोगों को भी अपलिफ्ट किया जाए। हो सकता है उनमें से एक कामचोर हो सकता है उनमें से एक पढ़ाई में अच्छा ना हो, पर आप कोई ना कोई तरीका निकालेंगे कि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। सेम चीज सोसाइटी के साथ है और कंट्री के साथ है कि अगर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पीछे रह गए किसी भी कारण की वजह से, तो उन्हें ऊपर लाने के लिए एफर्ट किया जाए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आरक्षण के चलते बहुत बार मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, और बहुत लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं आरक्षण एग्जैक्टली का। सवाल यही था कि जो टैलेंटेड होते हैं वो कहीं ना समाज से ही सवाल उठता है। हाँ, तो अगर एक मान वर्ग है, लीजिए वो आपका उठाता छोटा है। भाई या बहन हाँ। टैलेंटेड नहीं है, और लेकिन क्या आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे या आप उनको सपोर्ट करेंगे जिस भी तरह से कर सकते हैं? ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर वो जब ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे या कहीं जाएंगे, कोई कैपेबल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें से कुछ लोग हो सकता है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अपवाद हर जगह होता है, ऐसे लोग फिर आगे अगर जाते हैं जो चलिए मुझे capable बताइए, नहीं अगर है। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछूं कि मान लीजिए कोई ऐसी नौकरी है जो आईएएस जितनी ल्यूक्रेटिव नहीं है, बहुत छोटे तबके की नौकरी है, सैलरी बहुत कम है, ग्रुप सी ग्रुप डी नौकरी है, क्या आप उसमें आरक्षण को लेकर सपोर्ट करेंगे? उसमें आपको लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए? क्योंकि उसमें तो मेरिट इतनी नहीं Merit- चाहिए जितनी हाँ, आईएएस के लिए exactly. चाहिए, तो उसमें रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है? उसमें भी रिजर्वेशन से दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है कि सरकारी नौकरियों में सीट्स बहुत कम Seats है, बहुत कम है। या फिर एजुकेशन में भी कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम है। जहां भी सीट्स कम होती हैं वहां पर ये लड़ाई चलती रहती है चलती कि है। हमें मिलनी चाहिए या उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे कि सभी कोई हमारे ही हैं, तो हमें ये कभी फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमें मिलनी चाहिए या उन्हें मिलनी चाहिए। और मेरिट क्राइटेरिया नहीं हो सकता सिर्फ किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का। अगर सिर्फ मेरिट क्राइटेरिया बना देंगे हम समाज को आगे बढ़ाने का, तो ना सरकार को वेलफेयर स्कीम्स लानी होंगी, ना हम जितनी योजनाओं की बात करते हैं वो सब करेंगे, ना एनजीओज काम करेंगे। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमें अच्छा इंसान, अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज और एक मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, उसके लिए भी तो काम करना है ना। सिर्फ मेरिट और एफिशिएंसी को चेज नहीं कर सकते। मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, लेकिन जितनी जरूरी एफिशिएंसी है उतनी जरूरी इक्विटी है। मैं केक का साइज बड़ा करती जाऊं और वो केक का सबसे बड़ा पीस एक ही आदमी को दे दूं और बाकी 100 लोगों को एक छोटा सा पीस दे दूं, तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका बैलेंस रहे। आपका जो दूसरा सवाल था, मैं भूल गई क्या था आपका दूसरा सवाल मेरा ये था कि बोर्ड का जो मूड होता है हाँ, उस अब मेरे को याद आ कैंडिडेट पे गया, जो है मुझे क्या याद आ असर गया। पड़ता है। ठीक है, देखिए ये समझने की जरूरत है कि बोर्ड में जो लोग बैठे हैं तो वो भी इंसान ही, तो कोई मशीन तो है नहीं वो कि उनका जो जजमेंट का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एप्ट ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोर्ड रिजेक्ट कर देता है, लेकिन लाइफ एक्सेप्ट कर लेती है और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो फुल प्रूफ क्राइटेरिया तो बोर्ड के पास भी नहीं होता है। और हाँ, क्योंकि बोर्ड में बैठे लोग इंसान हैं, किसी का कोई हस्बैंड है, कोई किसी की वाइफ है, कोई किसी की बेटी है, तो उनके भी अपने जो पर्सनल मसले होंगे वो इन्फ्लुएंस करते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं जिन्हें बोर्ड पर में बैठने का, ये दायित्व निभाने का मौका मिलता है। तो उन्हें भी पता है कि हमें इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी बना और बिगाड़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी पेटी चीजें और छोटी चीजों की वजह से किसी की जिंदगी बिगाड़ देते होंगे। मुझे लगता है अनलेस देयर इज अ गुड इनफ रीजन, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और वन ऑफ केसेस तो हर जगह होते हैं, तो उसका तो कुछ वैसे ही नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं। एक सवाल और बचा, जी कैंडिडेट जब आता तो आपको हाँ, हो जाता कुछ अंदाजा ऐसे बिल्कुल। कि भाई देखिए, कैंडिडेट के आने से पहले उनका डैफ हमारे पास आ जाता है, तो हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अरे ये कैंडिडेट तो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, या अरे वाह ये कैंडिडेट तो ऑलरेडी सर्विस में है, या इस कैंडिडेट ने तो जॉब के साथ तैयारी की है। तो एक इंप्रेशन उनके बारे में बन जाता है, या ये कैंडिडेट बिहार से है, या ये कैंडिडेट राजस्थान से है, नॉर्थ ईस्ट से है, लद्दाख से है, ऐसे करके एक इंप्रेशन बन जाता है। उसके बाद जब कैंडिडेट एंटर करता है तो सिर्फ वर्बल चीजें टेस्ट नहीं होती हैं, नॉन वर्बल भी टेस्ट होती हैं। नॉन वर्बल से मेरा मतलब है कैंडिडेट आया और उसके कंधे ऐसे ढीले लटके हुए थे, जूते पॉलिश नहीं थे, शर्ट बाहर थी, बाल खराब थे, तो खराब इंप्रेशन जाएगा। कैंडिडेट आया, उसने हमें विश ही नहीं किया, गुड मॉर्निंग बोलना था गुड आफ्टरनून बोल दिया। अक्सर मेरे साथ होगा कि मुझे सर बोल दिया, मैडम को सर बोल दिया, है ना, या फिर आए और आकर बिना पूछे कुर्सी पर बैठ गए। तो ये सारी चीजों से भी इंप्रेशन बनता है और इन सारी चीजों का भी अपना प्रभाव होता है। How do you handle conflicts between your personal beliefs and the laws? विच काइंड ऑफ लॉज? मैम
लॉज में बताओ, जैसे कुछ परसेप्शंस तो होते होंगे ना, जैसे आप राइट, हाँ, आपके और परसेप्शंस अच्छा कैंडिडेट का, राइट। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक बार एक कैंडिडेट थे, वो राजस्थान से थे, तो उन्होंने मूछें रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो मूछें हैं, राजस्थान में अक्सर ये पेट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी, हाइपर मैस्कुलिनिटी, इसका प्रतीक होती हैं, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं सही नहीं है फेमिनिज्म के लिए? अब मुझे भी पता है कि मूछें रखना उनकी इंडिविजुअल चॉइस है, हो सकता है वो हैंडसम लगते हो मूछों में, उनका मन हो, लेकिन ये सवाल पूछना सिर्फ उसका उद्देश्य था उनका टेम्परामेंट टेस्ट करना कि वो कितनी जल्दी चिढ़ जाते हैं। अब वो कैंडिडेट चिढ़ गए। तो मेरी पर्सनल बिलीफ ये है कि किसी भी कैंडिडेट को ऐसी चीज पर चिढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो चिढ़ गए क्योंकि जो भी उन्हें लगा कि मेरा ट्रेडिशन है, आपने इसको क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसा अक्सर होता है। प्रोफेशनलिज्म यही कहता है कि हम अपनी पर्सनल बिलीफ्स को साइड पर रखें और जो एक्चुअल में हमसे रिक्वायर्ड है हम उसको परफॉर्म करें, जो कि है कि हम अनबायस्ड तरीके से उस कैंडिडेट को जज करें। या बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट आया और उसने बैठते ही कुछ गलत बात बोल दी, कुछ बहुत ब्लंडर बोल दिया, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पर्सनली ले लूँ। या एक बार ऐसा हुआ था कि एक कैंडिडेट को गाना गाने के लिए बोला गया, तो उसने कोई बड़ा रोमांटिक सा गाना मुझे देखकर वो गाने लगा और मैं अनकंफर्टेबल हो गई। अब ये नेचुरल है कि आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि उसे इंटरव्यू में गाना गाने के लिए बोला गया है। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको हम टेस्ट क्या करेंगे, फीडबैक क्या देंगे, वो अलग बात है। पर मैं ये नहीं कर सकती ना कि मैं इंटरव्यू से उठकर चली जाऊं क्योंकि उस कैंडिडेट ने इसे गाना गा दिया। तो पर्सनल बिलीफ्स को अक्सर साइड ही रखा जाता है और जो भी रिक्वायर्ड है उस सिचुएशन में वही किया जाता है, जैसे कि हर अच्छे प्रोफेशनल को करना चाहिए। एक सवाल था मेरा कि जी। जो 2010-11 में जो है सी सेट लागू हुआ, जी। तो ये हुआ कि इसका विरोध हुआ हिंदी पट्टी में कि जो अंग्रेजी वाले हैं वो ज़्यादा जो है जी। इंटरव्यू देंगे, उनको मौका ज़्यादा मिलेगा। तो क्या लगता है कि सी सेट से हिंदी मीडियम के लोगों को रोकने की कोशिश हुई है या उससे थोड़ा सा वो दब जाते हैं, ऐसा लगता है? देखिए, उस पॉलिसी की मंशा तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगी कि दबाना वो चाहते थे हिंदी वालों को, जबकि ऐसा तर्क दिया गया था। लेकिन ये सच बात है कि सीसैट में जो पहले पैसेजेस आते थे लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए, वो सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए जाते थे, जिससे कि भाषा का भाव जो है वो वो गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है, और जिस कैंडिडेट को आंसर करना होता है उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। ये शिकायत अब भी हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स की रहती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सीसैट का जो पेपर है उसमें केवल 15 से 20% ही पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज रहता है, क्योंकि 2 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में दूसरी चीजें पूछे, सेकंड पार्ट में जो है रीजनिंग और बिल्कुल बिल्कुल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, क्वांट है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा बायस है और ये गलत है, और अगर ऐसा सच में है तो ये करेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स अच्छा नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को बहाने छोड़कर और फोकस करना चाहिए कि जो है उस पर कैसे बेटर कर सकते हैं, और प्रशासन को और सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बराबर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले, और ये वो इंश्योर करें कि ऐसा कोई भी गिला शिकवा उनके मन में नहीं रहे। तो ये करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी फेयर चांस मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैथ्स नहीं आता या डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता, सिर्फ पैसेज और जो ट्रांसलेशन है उसमें दिक्कत है। तो सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, अगर सरकार इस पर ध्यान देना चाहे तो ये शिकवा भी मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों का दूर किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। इलाहाबाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ बना हुआ है जी। तो वहाँ का मैं गया हूँ, वहाँ पे मैं देखा हुआ हूँ, तो जो सर्विस कमीशन में जो इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग कमरे बने हुए हैं। उसी तरह से यहाँ संघ लोक सेवा आयोग में भी बना हुआ है, सबके बोर्ड लगे हुए हैं। तो जैसे संघ लोक सेवा आयोग में जैसे आप लोग जैसे जो इंटरव्यू देते हैं उनको कहते हैं कि आप घबराए नहीं, झूठ ना बोले, बहस के स्तर तक न ले जाएं, तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो एक इलाहाबाद में जो है एक पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अंसारी बोर्ड था, अंसारी जी का, उनका नाम मैं पूरा नहीं जान रहा हूँ। तो उनके बोर्ड में गया तो एक लड़का जो है काफ़ी लेट में पहुंचा और उनके इंटरव्यू में पहुंच गया। जब इंटरव्यू में पहुंचा तो पूछा गया कि आप लेट क्यों हो गए। कहे कि मेरे ऑटो का जो है एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से नहीं, गाड़ी से आ रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया।
तो उन्होंने पूछ दिया कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या था, तो उन्होंने जो अंसारी जी थे उन्हीं की गाड़ी का उन्होंने नंबर बता दिया, तो नंबर बता दिया तो वो फिर हंसने लगे और फिर जो है वो कहे कि आप जाइए। तो 10 मिनट या 15 मिनट की बातचीत हुई थी, पहले नाम वाम पूछा गया, तो वो बाद में एसडीएम हो गए। तो क्या इस तरह के भी क्विक रिस्पांस देते वक्त आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं का संघ लोक सेवा आयोग में? देखिए, मैं खुले में तो नहीं कहना चाहूँगी कि आपको झूठ बोलना चाहिए, लेकिन हम सब इंसान हैं और हम सब ने लाइफ में कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आपका उद्देश्य ये होता है कि उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन किया जाए या आप क्वालिफाई कर लें वो इंटरव्यू, है ना, कि आपको सफलता मिले। तो अगर उस सफलता के लिए आप कोई ऐसा हार्मलेस झूठ बोल रहे हैं जिससे किसी और को परेशानी नहीं होगी या किसी तरह का नुकसान, क्षति नहीं पहुंचेगी, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है, आप सफल होना चाहते हैं, तो वो स्मार्टली उसको हैंडल किया जा सकता है। तो मतलब इंटरव्यू में स्मार्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही सच बोलाएं सब कुछ। और साथ ही साथ हमें अपनी जो भी हमारे अंदर पर्सनालिटी में हमारी कमियां हैं उस पे काम भी करते रहना चाहिए। मतलब कोशिश तो करें कि कम से कम झूठ बोलें। अगर ये सोचकर ही चलेंगे कि झूठ बोल लेते हैं या सब चलता है, तो कैसा समाज बना रहे हैं ना हम। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि झूठ ना बोलें, लेकिन अगर ऐसा हार्मलेस झूठ बोलना पड़ता है जिससे कि आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, तो मुझे लगता है वो भी ठीक है। तो उन्होंने एक जो है उसमें घटना में ये बात आई थी कि जैसे हम लोगों को बताया गया, हम लोग वहीं से मैं पढ़ा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार ये एसडीएम बन जाएगा, जब फील्ड में जाएगा तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं इसको चुन रहा हूँ, जबकि मैं जान रहा हूँ कि ये मेरी गाड़ी का नंबर बता रहा है। अच्छी बात है। मतलब मैं तो सरप्राइज हूँ कि कैसे उन्हें किसी और की गाड़ी का नंबर पता भी हो सकता है। नहीं, जैसा होता कि वो ऐसा बना हुआ है कि आप जब जा रहे हैं तो वो सीधा, देखिए, इंटरव्यू में हम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करते हैं, और जब आप एक अधिकारी बन जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा स्किल है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स, ये सब तो कोई ना कोई और कर ही लेगा या आप पढ़ के सीख ही लेंगे। लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सामने कौन सी सिचुएशन आएगी, उसमें आपके पास लोग होंगे या नहीं होंगे। अब आप सोचें किताबी तरीके से कि जब सब कुछ सही होगा तो ही मैं ये निर्णय लूंगा, पता चले उस चक्कर में 50 लोगों की जान चली गई। तो क्विक रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होना, प्रेगमेटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स तभी हेल्प कर पाते हैं सिचुएशंस को क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ। मैम यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं ये, अरे वाह, इसलिए इतने सवाल थे तभी। हेलो, कौन नहीं रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट, है ना। मेरा नाम सपना है जी। इंटरव्यू और एग्ज़ाम से थोड़ा सा हटके मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ और आपकी राय भी लेना चाहती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आपने दे दिया, आप चुन भी गए, प्रशासन में जब आप जाते हैं तो हम ऐसी कई खबरें देखते हैं आते रहते एग्ज़ाम पे पेपर्स में कि यहाँ पर इस अधिकारी ने जो है ये चीज़ें की तो इसे सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि मेरा सवाल सीधे तौर पे ये है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करके, इतनी मेहनत करके आप उस जगह पे पहुँचे हैं, प्रशासन में पहुँचे, और वहाँ पर आपकी नीयत जो है ख़राब हो रही है, उसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, उसी के चलते एथिक्स के पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्विसेज के करिकुलम में, कि थोड़ा एथिकल क्वेश्चन, जैसे आईक्यू हम सब जानते हैं, फिर हमने इमोशनल क्वेश्चन भी समझ लिया, लेकिन एथिकल क्वेश्चन भी एक चीज़ है जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। और ब्यूरोक्रेसी कोई कॉरपोरेट जॉब की तरह, एमएनसी की तरह नहीं है जिसमें आप बस प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में एक ही प्रॉफिट है, जो है वेलफेयर, सबका विकास। तो ऐसे में एथिक्स की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए एक एथिक्स का पेपर है। लेकिन हम सब इंसान हैं, ऐसा होता है कि जब आप सर्विस में चले जाते हैं, बहुत सारी पावर देखते हैं, वहाँ की अपनी एक चकाचौंध है, अब बहुत सारे लोग आपको सलाम कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज है, तो आपकी नीयत गड़बड़ा जाती है। अब हर तालाब में कुछ खराब मछलियाँ तो होती ही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी खराब है। और उन खराब मछलियों का नंबर कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस करना, इंटरव्यू में टेस्ट करना। उसके अलावा हम देखते हैं कितने चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, विजिलेंस है, इतनी सारी एजेंसीज हैं जो इस पर काम कर रही होती हैं, पर उसके बाद भी ये सब रैम्पेंट है हमारे देश में। और मुझे लगता है ये सब तभी आएगा जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे, कि बचपन से ही हमारी पेरेंटिंग और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो एथिक्स इंट्रोड्यूस कर पाए
हमारे बच्चों में, ताकि उनका कैरेक्टर अच्छा हो, और अगर ये कैरेक्टर अच्छा होगा तो अपने आप ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मैम, मोदी का आपने जिक्र किया, वैसे मैंने सबको कहा था कि आप पॉलिटिकली पता नहीं बोलेंगी, नहीं तुम ही टेस्ट ले लो। अब इनका सवाल है कुछ नहीं नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मत हाय पूछिएगा। मैम, मेरा नाम उमाकांत उपाध्याय है। जी, मेरा सवाल ये है कि आपका मैम फेवरेट नेता कौन है? बहुत मुश्किल सवाल है ये। मोदी, योगी, केजरीवाल, अच्छा, आप राहुल ऑप्शन गांधी? से इन्हीं में से चूज करना है क्या? हाँ। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि बाहर का कोई नेता बता सकते हैं, देश के बाहर का? इंडिया का ही बता दो। ओके, केयरफुल होना पड़ेगा ना। मुझे स्मृति ईरानी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं एक महिला नेता बताना चाहूँगी। मुझे लगता है कि वो इंस्पायर कर रही हैं बहुत सारे लोगों को, जो उनकी जर्नी रही है, और अच्छा काम कर रही हैं, तो मुझे अच्छी लगती हैं। मैम, आप दिल्ली से आती हैं तो केजरीवाल के बारे में क्या सोचती हैं? नहीं, मैं ये नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, घर में और लोग भी सरकारी नौकरी में हैं, तो ये पोलराइजेशन नहीं हो तो अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, आखिरी सवाल प्रशांत को दे दीजिए। दिस साइड प्रशांत। मेरा सवाल आपसे बेहद ही सिंपल ये है कि आप खुद को इतना पॉजिटिव कैसे रखते हैं? बहुत मुश्किल होता है यार, सच बताएं तो ऐसा नहीं है कि जो कैमरा पे दिख रहा है या जो सबके सामने दिखता है कि हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और बहुत बार बहुत लो भी रहती हूँ। पॉजिटिव रहने के लिए 2-3 चीज़ें ही कर सकते हो आप। अपने आप को याद दिलाते रहो कि ये भी समय है, निकल जाएगा, अच्छा समय भी निकल गया तो बुरा भी निकल जाएगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रखो, अच्छे दोस्त, परिवार, अच्छे रिश्ते, ये आपको होल्ड ऑन करते हैं जब आप बुरे फेज से निकल रहे होते हैं। और तीसरा, अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल रहते हैं, कि आपने अपने लिए कोई अच्छा रूटीन बनाया हुआ है, आपके मेडिटेट करते हैं या पूजा ही करते हैं रोज़, या आप तिलक लगाते हैं, तो ये सब रिचुअल्स क्या है, पॉजिटिविटी रीइंफोर्स करते हैं। तो ऐसे कोई रिचुअल्स रखें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, अपने आप से जुड़े रहें, सेल्फ अवेयर रहें, तो ये आपको पॉजिटिव रहने में मदद कर सकता है। एक छोटा सा सवाल और है, बॉलीवुड से रिलेटेड है। क्या आपने 12th फेल देखी है विक्रांत हाँ मैसी हाँ, की? मैंने 12th फेल देखी है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है। बस यही पूछना था आपको। मैम, ये हमारे यहाँ ENT देखते हैं ना, तो इनको लगा अपना कंटेंट निकाल लेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पत्रकारों को सब कुछ पता होता है। पता लग गया आपको हमें कितना पता होता है, कितना नहीं पता होता है। थैंक यू सो मच सलोनी जी, आप आए, आपने लगभग 2 घंटे हमें दिए हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है, जैसे मैंने पॉडकास्ट में भी कहा था, एक और सेशन आपसे करने की मेरी तो दिली तमन्ना है। देखिए कब मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने इस पूरे सेगमेंट को देखा कि न्यूज़ वाले कैसे सवाल पूछते हैं सलोनी खन्ना जैसे शख्सियत से, बताइएगा, फीडबैक देके जाइए। न्यूज़ वाले बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। आप लोग हम पर ही एलिगेशन लगाते हैं कि हम इंटरव्यू में मुश्किल सवाल पूछते हैं। ये लोग खट 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 सवाल पूछते हैं, सांस भी नहीं लेने देते हैं, बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। तो फिलहाल इस स्पेशल प्रोग्राम में, देखिए मेरा कैमरामैन मेरी तरफ कैमरा ही नहीं कर रहा है। इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेगमेंट। वो पॉडकास्ट जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जिन्होंने देखा आपका भी। नमस्कार।